आज हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना सीखेंगे। अब जैसे हम लोग इसका डायग्राम बना के देख लेते हैं। एक जो हमारा ये विद्युत द्विध्रुव होगा, ए बी, एक क्या है हमारा वैद्युत द्विध्रुव है जिसका कोई केंद्र होगा O, और जो इसकी द्विध्रुव लंबाई है 2a है। इसको लिख लेते हैं। माना कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जिसकी द्विध्रुव लंबाई 2a है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव में क्या होगा, यहाँ पर एक आवेश होगा Q और यहाँ पर एक आवेश होगा Q। क्योंकि जो है इन आवेश का हम लोग जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव में आगे जो परिमाण है वो समान होगा, लेकिन जो उसकी प्रकृति होगी वो विपरीत होगी। ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो A सिरे में जो आवेश रखा है वो जो है धनात्मक Q है और जो B सिरे में रखा है वो ऋणात्मक Q है। यानी A में धन आवेश रखा है और B में ऋण आवेश रखा हुआ है, ऐसा मान के चल रहे हैं। अब इससे अक्षीय स्थिति पर एक बिंदु लेते हैं। अक्षीय से अगर इस लाइन को AB अक्ष को आगे बढ़ाया जाए तो ये मान लो अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P आ रहा है जिस पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी रहेगी। AB के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर, ये बिंदु की AB केंद्र से जो दूरी होगी वो क्या है हमारा स्मॉल r है। इसके केंद्र से ए यानी OP की जो दूरी है वो स्मॉल r है। तो AB के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हमें पता चल गया कि जो P बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जो कि केंद्र O से r दूरी पर है। अब जो P पॉइंट है, अगर हम लोग जो है इसमें अब हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पर दो आवेश है हमारे पास, एक +Q और एक -Q। दोनों के कारण B बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर हमको जब भी विद्युत क्षेत्र निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, P बिंदु पर एक टेस्ट चार्ज लाएंगे या परीक्षण आवेश जिसको हम Q0 से दर्शाते हैं। और जो परीक्षण आवेश होता है वो कैसा होता है, हमेशा धनात्मक होता है। तो मान लो यहाँ पर ऐसे समझते हैं हम लोग कि परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है और ये क्या है, धनात्मक है, दोनों तरफ धनात्मक है। धनात्मक धनात्मक एक दूसरे क्या करेंगे, हमेशा प्रतिकर्षित करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी कुछ इस तरीके से इस तरफ बनेगी। P बिंदु पे E जो है हमारे +Q आवेश के कारण जो दिशा बन रही है, और जो हमारा अगर इस P बिंदु पर इस ऋण Q के कारण विद्युत क्षेत्र देखें तो यहाँ ऋणात्मक है और टेस्ट चार्ज कैसा है, धनात्मक आवेश। तो धन ऋण क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर बनेगी ऋण Q आवेश के कारण। ये हमारा विद्युत क्षेत्र का जो है डायग्राम कंप्लीट हो गया कि इस तरीके से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र बनेगा कुछ इस तरीके से। इसी चीज़ को हम लोग लिख लेते हैं कि A सिरे में जो धनात्मक Q आवेश है उसके कारण P बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र हो रहा है, और ऋण Q के कारण P बिंदु पर क्या विद्युत क्षेत्र होता है। बिंदु A पर उपस्थित +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E + Q को हम लोग सबस्क्रिप्ट में लिख रहे हैं और यहाँ जो है सदिश का चिन्ह नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर केवल परिमाण से मतलब है। ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
और यहाँ आ जाएगा Q बाय दोनों के बीच की दूरी। यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग जो विद्युत क्षेत्र डिफाइन करते हैं तो हमें ये प्लस माइनस नहीं लिखना होता, केवल जो आवेश का परिमाण है उसको लिखना होता है। और यहाँ पर तो प्लस Q जो है सब्सक्रिप्ट नोटेशन बताने के लिए लिया गया है कि ये धन आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो है। अब बटे में क्या लिख देंगे, इसके जो दूरी होती है, जिस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है और आवेश के बीच की दूरी यहाँ लिखी जाती है और उसका वर्ग होता है। तो अगर इस डायग्राम में हम लोग देखें तो जो Q आवेश है वो यहाँ पर है और बिंदु P पे हमको देखना है। तो ये दोनों के बीच की दूरी क्या है, AP। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम AP का वर्ग, और ये किसके अनुदिश होगा, AP सदिश के अनुदिश, यानी जो E की दिशा होगी E प्लस Q की वो AP सदिश के अनुदिश होगी, यानी उसी के दिशा में होगी। अब यहाँ पर हम लोग AP को अगर हम लोग डायग्राम में, क्योंकि हम लोग इसको AP तो लिख के छोड़ नहीं सकते, इसको हमको R और A के टर्म्स में लाना है, R और A के पदों में लाना है। तो चित्र से हम लिखते हैं, चित्र से हम लोग AP को क्या लिखा जा सकता है, अगर डायग्राम में देखें तो AP कौन सी दूरी है, AP ये वाली दूरी है। अगर हम इसको R और A के पदों में लिखना है तो R और A के पद में क्या लिख सकते हैं, अगर हम लोग इतने में से पूरा ये इतना R है, अगर R में से A घटा दें तो हमको AP ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हम लोग OP ऋण OA बराबर क्या आ जाएगा, AP बराबर OP की जगह में हमारा आ गया R ऋण OA की जगह आ गया स्मॉल का A। अब इस मान को क्या करते हैं, ये AP लिखा है वहाँ पर पुट कर देते हैं। तो अगर इसको मान रख देंगे तो हमें क्या मिलेगा, रख के देखते हैं, तब हमको E प्लस Q मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय AP स्क्वायर के जगह हम क्या लिख देंगे, R माइनस A का स्क्वायर। इसको समीकरण 1 दे देते हैं। इसी प्रकार क्या है, इसी प्रकार बिंदु B पर उपस्थित ऋणावेश ऋण Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या हो जाए, इसको हम लोग लिखेंगे E और सब्सक्रिप्ट में ऋण Q बराबर 1 बाय, और ये सारा जो हो रहा है हमारा निर्वात में, इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा 1 बाय, जो K का वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, जो चार्ज है वो Q रख दिए, जो आवेश में प्लस माइनस नहीं रखेंगे। अब नीचे में बटे में क्या आएगा, P बिंदु और B बिंदु के बीच की दूरी, यानी कि ये वाला PB। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं PB का वर्ग, और ये किसके अनुदिश हो जाएगा, PB सदिश के अनुदिश। ये हो गया। चित्र में देखें तो PB क्या है हमारा, OP धन OB, ये OP धन OB, तो हमको क्या मिल जाएगा, PB मिल जाएगा। तो PB को हम लोग लिख दिए, PB बराबर OP प्लस OB। अब OP क्या है, अगर डायग्राम में देखें तो OP जो है R डिस्टेंस है और OB A डिस्टेंस, तो उसको इसलिए हम लोग PB को क्या लिख सकते हैं, R प्लस A। तो E माइनस Q क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय PB स्क्वायर की जगह आ जाएगा R प्लस A का वर्ग। इसको दे देते हैं समीकरण 2। बिंदु पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इन दोनों A के कारण जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है P बिंदु पे और B के कारण जो विद्युत क्षेत्र, उसका परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र का परिणामी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अतः बिंदु B पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण निर्मित विद्युत
क्षेत्र बराबर लिख लेते हैं ई। इस विद्युत क्षेत्र को हम लोग सिर्फ ई से लिखेंगे, जो रिजल्टेंट परिणामी निकलेगा। अब परिणामी कैसे निकलेगा? जो हमारा ई प्लस क्यू विद्युत क्षेत्र है, ऋण ई माइनस क्यू। हमेशा क्या हुआ, जो धनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र निर्मित हुआ वो अधिक होगा किससे? ऋणात्मक आवेश के कारण निर्मित विद्युत क्षेत्र। जब दोनों आवेश जो है परिणाम समान हो लेकिन जो चार्ज अलग अलग हो, प्लस या माइनस ऐसे, तो इसलिए हम लोग ई प्लस क्यू को पहले लिख रहे हैं और ई माइनस क्यू को बाद में लिख रहे हैं। अब ई बराबर लिख लेते हैं, जो ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू के वैल्यूज़ हैं, ये समीकरण 1 और 2 से ये मान को रख देंगे। समीकरण 1 और 2 से इस मान को रख देंगे, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू का। तो यहाँ पर पहले इसी को लिख लेते हैं, ई प्लस क्यू माइनस ई माइनस क्यू। ये जो प्लस क्यू और माइनस क्यू इसमें सब स्क्रिप्ट में चल रहा है ना, इसका कोई वो मतलब वैल्यू नहीं है, बस प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र और माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र इसको दर्शा रहा है। ये समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्रमशः ई प्लस क्यू व ई माइनस क्यू के मान रखने पर, अगर हम इसके मान रख दें तो अपने मिल जाएगा ई बराबर प्लस क्यू की जगह आ जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर माइनस ए का वर्ग। यहाँ पर क्या है? ऋण है, इसको ब्रैकेट बना देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर प्लस ए का स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, देख हम लोग दोनों इसमें राइट साइड में दोनों में देख सकते हैं, दोनों पद में क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो इसको कॉमन है तो बाहर निकाल लेते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लिया, अंदर क्या बच जाएगा? क्यू भी इन दोनों में है तो क्यू को भी बाहर निकाल, तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों पदों में जो है कॉमन है, इसलिए उसको बाहर निकाल देते हैं। अंदर क्या बच जाएगा? 1/r माइनस ए का वर्ग ऋण 1/r प्लस ए का वर्ग। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास? ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट के बाहर चल रहा है, अंदर में है 1/r माइनस ए का वर्ग माइनस 1/r प्लस ए का वर्ग। अब इसमें क्या करेंगे, हमको ये दोनों भिन्न के रूप में, भिन्न को जब हम हल करते हैं तो पहले बट्टे का साइन लगा देते हैं, फिर दोनों के हर को, मतलब दोनों भिन्नों के जो हर होते हैं उनको गुणा के रूप में लिख लेते हैं, यानी r माइनस ए का वर्ग इंटू r प्लस ए का वर्ग। दोनों के हर को गुणा के रूप में लिख लिया, इसको बड़ा कर देते हैं। अब क्या करेंगे? गुणा, यहाँ कुछ नहीं होता, गुणे में है ना दोनों। अब क्या करेंगे? पहले वाले भिन्न का अंश और दूसरे वाले भिन्न का हर को गुणा कर देंगे, बीच में जो भी प्लस माइनस का चिन्ह है उसको लगा देते हैं, और इसको एक छोटा वाला जो ब्रैकेट होता है उसमें बंद कर दिए। अब एक और ब्रैकेट लगा दिए। अब क्या करेंगे? दूसरे वाले का अंश गुणा पहले वाले का हर, ब्रैकेट बंद। ई क्या आ गया अपने पास? Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो ऐसे ही चल रहा है, अंदर आ जाएगा 1 से अगर r प्लस ए के वर्ग गुणा करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, r प्लस ए का वर्ग ही आ जाएगा, ऋण यहाँ पर क्या हो जाएगा? r माइनस ए का वर्ग आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा? इसमें ब्रैकेट चल रहा है तो इस ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देते हैं, r माइनस ए का वर्ग इंटू r प्लस ए का वर्ग। तो क्योंकि इसमें दोनों में क्या है, आधार जो है अलग अलग है लेकिन घात इन दोनों की सेम है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं घातांक के नियम से, r माइनस ए इंटू r प्लस ए और इस पूरे का वर्ग, क्योंकि जो घातांक का हम लोग का नियम रहता है, चूँकि अगर a की घात m दे रखा है और b की घात भी m दे रखा है तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? ab की पूरे की घात m, इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
तो इस घातांक के नियम से इसको हमने ऐसे हल कर दिया। अब क्या है, ई बराबर क्यू बाय 4πε0। अब अंदर का ब्रैकेट हल करना है इसको, तो r प्लस ए का वर्ग हम लोग जो है चूँकि एक सूत्र जानते हैं, a धन b का जो वर्ग होता है, या यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए x धन y का वर्ग लिख लेते हैं। जो x धन y का वर्ग होता है वो होता है हमारा x का वर्ग प्लस y का वर्ग प्लस 2xy। वैसे ही वह जो हमारा x ऋण y का वर्ग होता है वो क्या होता है, x का वर्ग धन y का वर्ग ऋण 2xy। तो इन दोनों फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग r प्लस ए का वर्ग और r माइनस ए का वर्ग को हल कर सकते हैं। जैसे r प्लस ए के वर्ग को हम लोग क्या है, r को जो x की जगह में रख देते हैं और a को y की जगह में रख देते हैं, तो x का वर्ग यानी r का वर्ग, ब्रैकेट लगा के चलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट से फ़र्क पड़ जाएगा माइनस साइन को जब इधर अंदर गुणा करेंगे, तो इसलिए ब्रैकेट लगा के चलेंगे। और y का वर्ग यानी कि a का वर्ग प्लस 2xy यानी कि 2ra। अब इसको ब्रैकेट को बंद कर दिए, माइनस चिन्ह, दूसरा ब्रैकेट बना दिया, r माइनस ए का वर्ग, तो ये वाला सूत्र लग जाएगा, r का वर्ग प्लस a का वर्ग ऋण 2ra, ब्रैकेट बंद। बट्टे में क्या चल रहा है इसके, r माइनस ए इंटू आर प्लस ए का वर्ग, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ए का इस पूरे का वर्ग चल रहा है। सेम है, उसको हम लोग काट देते हैं, जैसे r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा और 2ar प्लस 2ar रह जाएगा। तो e बराबर हमारे पास क्या आ गया, q बाय 4πε0, ब्रैकेट में हमारे पास जो 2ar प्लस 2ar, ये हो जाएगा हमारा 4ar, बट्टे में आ गया r स्क्वायर ऋण a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब जो है इस q को अंदर गुणा कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, e बराबर 4ar³ बटे 4πε0 इंटू r स्क्वायर a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अभी ये 4 से 4 को नहीं काट रहे हैं, अभी इसका जो हम लोग इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के पद में लाएंगे, इसलिए इसको हम 4 से 4 को नहीं काट रहे हैं, क्योंकि जो है हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो P होता है, जिसको हम P से दर्शाते हैं, वो क्या होता है, कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड या परिमाण और उन दोनों के बीच की दूरी, या इसको हम लोग ऐसे 2a³ को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्योंकि ये है E बराबर 4ar³, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2a³ और ये r को इससे ही गुणा कर देते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2r इंटू 2a³ बटे में क्या आ जाएगा, 4πε0 इंटू r स्क्वायर ऋण a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम लोग। इस 4ar³ को हमने लिख दिया 2r इंटू 2a³ के रूप में। अब जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो ये था 2a³ किसके बराबर था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर, तो 2r, ये तो ऐसी रही, इसकी जगह में क्या आ गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो कि P है अपना, उसको लिख दिए, बटे में आ गया 4πε0 r स्क्वायर ऋण a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर इसको जो है थोड़ा अच्छे से लिख दे तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, 1/4πε0 2p r बटे r स्क्वायर ऋण a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। कब, जब हमारे जो बिंदु है वो अक्षीय स्थिति में, किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव इसको जो है हम लोग समीकरण 3 दे देते हैं, ये हमारा समीकरण 3 हो गया। अब जो है जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसमें जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है वो अत्यंत अल्प मानी जाती है,
और ऐसा हम लोग मान के चलते हैं कि जो वो इतनी छोटी होगी कि जिस बिंदु पे हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाह रहे हैं उसकी तुलना पे जो द्विध्रुव लंबाई होगी वो बहुत कम है। यानी कि चूंकि, यदि लिख लेते हैं, चूंकि नहीं, यदि r जो है मच ग्रेटर देन a, r जो है a से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तब ये जो द्विध्रुव लंबाई का भी आधा है, 2a जो है तो द्विध्रुव लंबाई था और a क्या है उसका भी आधा, तो ये तो बहुत छोटा होगा। तब क्या हो जाएगा, जो हमारा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है का वर्ग, ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा r माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि जो a बहुत छोटा है r की तुलना में। यानी कि क्या होगा, अगर a का वर्ग लेते हैं तो वो और भी छोटा मिलेगा और उसको जब r के वर्ग से घटाएंगे तो जो है जो भी अपने को वैल्यू मिलेगी वो r के ही सिमिलर होगी, कुछ ज़्यादा फर्क उसमें नहीं आएगा। तो ये r वर्ग के बराबर हो जाएगी, यानी r की घात 4। तो जो हमारा r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर है उसको हम r की पावर 4 भी लिख सकते हैं। इसलिए जो हमारा e हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2pr बटे में इसके जगह क्या हो जाएगा, r की घात 4 लिख देंगे। अब एक ये जो है r की घात 1 है और ये r की घात 4 है, तो एक घट जाएगा, ये r और ये r की घात 3 बच जाएगा। तो e क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r का क्यूब। ये क्या है, अक्षीय स्थिति में, इसको लिख देते हैं, इसमें लिख देते हैं समीकरण 4 ही अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु के कारण बने विद्युत क्षेत्र को दर्शाता है। यानी कि ये जो है अभीष्ट व्यंजक हमें मिल गया है, जो कि क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r क्यूब। पर ये क्या है, जो हमारा अदिश रूप में है। अगर हम इसको सदिश रूप में लिखना चाहें, सदिश रूप में लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सदिश रूप में क्या हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो जो है नियतांक है तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2p को भी सदिश बना देते हैं यहाँ पर, ये हो जाएगा r क्यूब, ये इसका सदिश रूप हो गया। जो है जो समीकरण 5 और 4 में जो है अक्षीय स्थिति में अगर कोई बिंदु है उस पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना, तो उसका पूरा डेरिवेशन ये कंप्लीट हो गया।